डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हम गोपाल कृष्ण गोखले का अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने गोखले के राजनीतिक विचारों का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें संवैधानिक साधनों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति तक हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब उसे कंटिन्यू करते हुए गोखले ने राजनीतिक विचारों में प्रशासनिक सुधार संबंधी मांगे रखी, क्योंकि गोखले ने कभी अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता नहीं रखा, अपितु ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वतंत्रता ही उनका लक्ष्य था। और वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न लिखित सुधार यदि कर दिए जाएं तो भारतीय जनता भी संतुष्ट रहेगी और उनके दिमाग में ब्रिटिश शासन को उखाड़ने का या खत्म करने का कभी भी प्लान नहीं आएगा। प्रशासनिक सुधार संबंधी मांगों में गोखले ने ये कहा कि भारत मंत्री की परिषद, वायसराय की कार्यपालिका परिषद, बम्बई मद्रास के गवर्नरों की कार्यपालिका परिषद में भारतीयों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व मिले। चूंकि भारतीयों का जो शासन है उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व यदि उचित मात्रा में होगा तो उन्हें ब्रिटिश सरकार से कोई शिकायत नहीं रहेगी। भारत की सर्वोच्च विधान परिषद, प्रांतों की विधान परिषदों की सदस्यता में भी भारतीय सदस्यों की संख्या में यदि वृद्धि की जाएगी तो ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में भारतीयों का विश्वास बना रहेगा। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, नगरपालिका संस्थाओं के शासन की वास्तविक शक्तियां भारतीयों के हाथों में दी जाए, क्योंकि स्थानीय आवश्यकताओं को स्थानीय लोग ही समझ सकते हैं। ब्रिटिश लोग स्थानीय स्तर की समस्याओं को बारीकी से नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में स्थानीय स्तर की शक्तियां भारतीयों के हाथ में दे दी जानी चाहिए। तो गोखले का मकसद ये था कि यदि ब्रिटिश सुधार अपने प्रशासन में इस तरह के यदि सुधार कर ले, भारतीयों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व दे दिया जाए तो उसकी निरंतरता बनी रहेगी और भारतीय उनकी रीति नीति कार्य प्रणाली से संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट उसमें गोखले के राजनीतिक विचारों में उन्होंने ब्रिटिश नौकरशाही की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विरोध किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यदि भारतीयों के हित में कार्य करती है तो उसे कुछ अपनी निरंकुश प्रवृत्तियों पर यदि नियंत्रण नहीं रखेगी तो भारतीय उसे ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न करेंगे। गोखले का कहना यह था कि ब्रिटिश शासन को भारतीयों को ये अनुभव कराना चाहिए कि वो सरकार भले ही विदेशी लोगों की हो लेकिन उसकी भावना राष्ट्रीय है और वो भारतीयों के लिए सभी तरह से भारतीयों के सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेदार है और तत्पर है। गोखले ने कहा था कि स्थिति जिस वास्तविकता की मांग कर रही है वह पुलिस का बेंत या सैनिक की संगीन नहीं है, अपितु राजपुरुष की अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता एवं साहस है। गोखले ने यह कहा कि जिस तरह राजपुरुष की एक अंतर्दृष्टि से वो समझ लेता है कि किसको क्या चाहिए, प्रजा के हित में उसे क्या किया जाना चाहिए, इस चीज की आवश्यकता है। पुलिस के किसी बेंत या सैनिक के संगीन की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश सरकार का जो साम्राज्यवादी रवैया, अपने साम्राज्य को और बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, उसका विरोध गोखले ने किया। भारतीय राष्ट्रवाद के पोषक हालांकि गोखले ब्रिटिश शासक को भारतीय हित में मानते थे और भारतीयों के लिए एक तरह से वो इसे वरदान भी कहते थे। गोखले ये भी कहते थे कि ब्रिटिश जाति बहुत न्यायप्रिय है, वो भारतीयों के साथ कभी अन्याय नहीं कर सकती। इसके आधार पर कई बार उन पर ये आरोप भी लगाया जाता है कि उनमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, जबकि वास्तविकता ये है कि गोखले में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी थी, क्योंकि सबसे पहले अपना राष्ट्र है। ब्रिटिश संस्थाओं की जो अच्छाइयाँ थी उनके कारण उन्होंने उसे अच्छा कहा और वो उन संस्थाओं को भारत में लागू करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन को भारत के पक्ष में कहा या वरदान कहा। लेकिन वो भारतीय राष्ट्रवाद के पूर्ण समर्थक थे। जैसे कि गांधी ने कहा
गांधी ने भी गोखले को अपना गुरु बनाया था, तो गांधी ने उनके समर्थन में कहा। उन्होंने सार्वजनिक प्रशंसा पाने का कभी प्रयत्न नहीं किया। वे चाहते थे कि मेरे देश का लाभ हो, और यही उनकी बहुत बड़ी दैवी शक्ति थी। इसलिए ब्रिटिश नौकरशाही या ब्रिटिश शासक भी उन्हें छुपा हुआ राजद्रोही मानते थे। गांधी जी ने ये कहा कि उन्होंने अपनी राष्ट्रवाद की भावना को बिखेर कर या प्रदर्शित करके लोगों की वाहवाही लूटने का कभी प्रयत्न नहीं किया, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना उनके तन मन में कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी तरह गोखले ने कहा कि स्वदेशी का समर्थन और विदेशी का बहिष्कार किया जाए। गोखले आर्थिक दृष्टि से ब्रिटिश शासन का विरोध करते थे। उन्होंने ये माना कि ब्रिटिश सरकार जो यहाँ से धन ले जाती है, उससे भारतीयों में गरीबी और बेरोजगारी का एक तरह से जो ये प्रसार हो रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। तो वो कहते थे कि ब्रिटिश जो लोग हैं, यहीं के लोगों के सहयोग से सब कुछ यहाँ से ले जा रहे हैं। यदि हम ब्रिटिश सामानों का, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे, तो वो भारतीय धन को ब्रिटेन कैसे ले जा पाएंगे। तो गोखले ने इसके लिए कहा, बहिष्कार से पहले हमें अपनी ये रणनीति बनानी होगी। अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी सामानों का उत्पादन करना होगा। तो गोखले ने स्वदेशी को अपनाने की बात कही। भारतीय स्वयं अपने आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन करें। उन वस्तुओं के उत्पादन में उनकी भावना जुड़ी होगी, उनका राष्ट्रवाद का उसमें भाव छिपा होगा। तो स्वदेशी का जब हम समर्थन करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग हम करेंगे, तो स्वयं हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने लग जाएंगे। गोखले ने कहा कि भारत के औद्योगिकरण में 3 प्रमुख बाधाएं आती है। यदि हम यहाँ पर उत्पादन के संदर्भ में देखें, तो गोखले ने 3 बाधाएं बताई: पूंजी, तकनीकी ज्ञान और साहस का अभाव। यदि इन 3 चीज़ों को हम धीरे धीरे कम करके इनकी प्राप्ति का प्रयत्न करेंगे, अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को भी यदि बढ़ाएंगे, तो हम स्वदेशी के समर्थन के इस सिद्धांत को फलीभूत कर पाएंगे और बहिष्कार भी हम विदेशी चीज़ों का कर पाएंगे। राजनीति का आध्यात्मिकरण। गोखले ने ये कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग संलग्न हैं, उन लोगों का एक निश्चित, एक उत्तम नैतिक चरित्र होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में सेवा के नाम पर सभी प्रकार के लोग प्रवेश कर जाते हैं, जबकि उनमें जनहित और जन कल्याण की कोई भावना नहीं होती है। तो राजनीति में प्रवेश करने वालों का नैतिक चरित्र उत्तम होना चाहिए, उनके जीवन का कुछ ऐसा निश्चित मिशन होना चाहिए, राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के प्रति उनमें अच्छी भावना, कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। गोखले ने ये कहा कि जो राजनीति का साध्य इतना पवित्र है, उसको पवित्र रूप में प्राप्त करने के लिए उसे प्राप्त करने वाले लोगों की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। और यदि राजनीति में आध्यात्मिक स्तर से उत्तम लोग नहीं आएंगे, तो वो केवल स्वार्थवश कार्य करेंगे, वो राष्ट्र और देश की सेवा कतई नहीं कर सकते। तो राजनीति की आध्यात्मिकरण की बात भी गोखले की अपनी निराली बात है। और आज के भी संदर्भ में हम देखते हैं, केवल सेवा का लेबल लगाकर लोग अपना लाभ उठाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। गोखले ने उस समय कह दिया था कि सार्वजनिक जीवन में जो प्रवेश करते हैं, उनका चरित्र अलग प्रकार का होना चाहिए, उनमें स्व से ज़्यादा और लोगों के हित की बात उनका लक्ष्य होना चाहिए। तो ये गोखले का राजनीतिक आध्यात्मिकरण का जो पॉइंट है, ये आज भी सारगर्भित और प्रासंगिक प्रतीत होता है। और इसके बाद हम गोखले का जो राजनीतिक वसीयतनामा है, उसका अध्ययन करेंगे। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, उसके बारे में जैसे आर.सी. मजूमदार ने कहा, पहले मैं ये बता दूं, गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा था। गोखले ने शासन प्रशासन में ब्रिटिश शासन से सुधार की कुछ मांगे, कुछ प्रस्ताव बनाकर भेजे कि ब्रिटिश सरकार को अमुक सुधारों को लागू किया जाना चाहिए। इसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। उस समय 1909 में मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम आया, उसके संदर्भ में आर.सी. मजूमदार ने एक कोटेशन कहा था, यह कहना अधिक सही होगा कि 1909 का अधिनियम कभी स्वीकार ही नहीं किया
और वास्तव में यह एक ऐसा शिशु था जिसका अभी जन्म होना बाकी था। इसलिए गोखले ने 1915 में संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों की एक योजना बनाकर सौंपी ब्रिटिश सरकार को, जिसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। और यदि इन सुधारों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार किया जाता है, ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाता है, तो ब्रिटिश जनता सदैव उनके साथ जुड़ी रहेगी। सुधारों की इस योजना में उन्होंने प्रांतीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के सभी सुधारों को सम्मिलित किया। प्रांतीय शासन से संबंधित जो गोखले ने सुधार बताए वो इस प्रकार से थे। प्रांतीय कार्यकारिणी, गोखले ने कहा कि इसका अध्यक्ष गवर्नर होना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण अनिवार्य है। राष्ट्रीय प्रशासनिक जिला स्तर पर या स्थानीय स्तर पर प्रशासन का प्रथमतः तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और प्रांतीय स्तर पर जो प्रांतीय कार्यकारिणी है उसका अध्यक्ष गवर्नर हो, उसकी नियुक्ति इंग्लैंड द्वारा हो। गवर्नर की मदद के लिए प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद, जिसमें 6 सदस्य हो, जिसमें कम से कम 3 भारतीय हो, क्योंकि गोखले का लक्ष्य था कि भारतीय संस्थाओं में भारतीयों को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इन 6 सदस्यों में गृह, वित्त, शिक्षा, कृषि, सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, वाणिज्य संबंधी विषयों का समावेश होना चाहिए। इनका प्रशासन इन भारतीयों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। प्रांतीय व्यवस्थापिका के संदर्भ में गोखले ने कहा, विधान परिषद की संख्या 75 से 100 के बीच तक होनी चाहिए और 80% निर्वाचन क्षेत्रों से ये सदस्य चुने जाने चाहिए और 20% सदस्य विशिष्ट वर्गों से चुने जाने चाहिए, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, कला, विज्ञान से संबंधित किसी विशेष विषय का उनमें ज्ञान हो, और ये सरकार द्वारा नामजद होने चाहिए। तो प्रांतीय व्यवस्थापिका में 80% सदस्य जनता के द्वारा चुने जाने चाहिए, क्योंकि ये जनता का सदन हो, और 20% सरकार द्वारा नामजद होने चाहिए। प्रांतीय सरकार के पास शासन के निम्न स्रोत होने चाहिए। क्योंकि जब तक आय के स्रोत नहीं होंगे, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो या स्थानीय स्तर का प्रशासन हो, वो क्रियान्वित नहीं हो सकता। आर्थिक स्रोत के अभाव में कोई सरकार नहीं चल सकती। गोखले ने सुझाव दिया, प्रांतीय सरकार के पास भू राजस्व, आबकारी, वन, सिंचाई, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन आदि से आय के स्रोत इन्हें दिए जाने चाहिए। इनमें से एक हिस्सा केंद्रीय सरकार को अंशदान के रूप में दिया जाए और शेष राशि प्रांतीय सरकार के पास रहनी चाहिए। प्रांतीय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध के संदर्भ में गोखले ने कहा, भले ही कार्यपालिका विधायिका के विश्वास पर आधारित नहीं हो, परंतु उसके प्रति उत्तरदायी अवश्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थापिका में जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं। उसके प्रति जिम्मेदार या उसके प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका को बनाया जाना चाहिए। बजट और वित्तीय प्रस्तावों पर व्यवस्थापिका की सहमति आवश्यक होनी चाहिए। प्रांतीय शासन के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में गोखले ने कहा कि निम्न स्तर पर जिला परामर्शदात्री परिषद की स्थापना की जाए और कलेक्टर द्वारा इसका परामर्श मानना चाहिए, क्योंकि प्रांतीय स्तर पर भी प्रशासन का विकेंद्रीकरण अनिवार्य है। तभी विकेंद्रीकरण से प्रशासन में कुशलता आ पाएगी। कस्बे और तालुके स्तर पर क्रमशः कस्बे के स्तर पर नगर परिषद और तालुका स्तर पर तालुका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए और इन्हें पूर्णतः निर्वाचित होना चाहिए और इनको वित्तीय साधन भी पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए, ताकि नगर के स्तर पर, तालुका के स्तर पर ये अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें निर्वाचित के साथ कुछ मनोनीत सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं। तो इस तरह प्रांतीय स्तर के जो सुझाव गोखले ने दिए वो अपने आप में अमूल्य थे और ब्रिटिश सरकार के द्वारा हालांकि इन्हें कुछ चीज़ों को स्वीकार किया, जो 1919 का अधिनियम आया, लेकिन पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें
स्वीकृत नहीं किया गया, लेकिन गोखले ने अपने स्तर पर प्रशासनिक सुधारों की जो ये योजना उस समय बनाई वो अपने आप में अमूल्य और महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम तय करेंगे गोखले के शेष विचार, नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे।